जय हिंद एवरीवन। अपनी इस सीरीज जिसका कि नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टार्ट करते हुए आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूनाइटेड नेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर जेड की जगह आप यस भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग में। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब विश्व के मंच पर हो, जैसे जिसमें विश्व के अधिक से अधिक देश शामिल हों, तो उसके लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल कह सकते हैं। राष्ट्रीय मतलब होता है किसी एक देश का, किसी एक राष्ट्र का। अगर अंतर्राष्ट्रीय शब्द है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर एक से अधिक देश साथ में मिलकर काम कर रहे हैं किसी विषय पर। तो जब एक से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी भी विषय पर, तो उसी को हम लोग इंटरनेशनल कह देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच कह देते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब संस्थाएं या संगठन, मतलब कोऑपरेशन मतलब साथ मिलकर काम करते हैं। और कोई भी ये जो देश होते हैं, जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो वो किसी एक विषय पर साथ मिलकर काम करते हैं और इन्हीं नियमों से बंधे रहते हैं। मतलब जो नियम होंगे उस संगठन के, वो सभी देशों पर लागू होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल के जितने भी नियम होते हैं कि आपको ड्रेस में आना है, आपको अपने जूते पॉलिश करके आने हैं, साफ सुथरे कपड़ों में आने हैं, बाल को अच्छे से कंघी करके आना है, अपने काम को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। और इस पीरियड में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उन सभी पुस्तकों को उनकी नोटबुक्स के साथ लाना है। तो ये सभी स्कूल के नियम है। उसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वहाँ पर जितने भी देश होंगे तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स, कुछ नियम होंगे, तो उन्हीं नियमों के अनुसार वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश शामिल होंगे या मतलब पार्टिसिपेट किए होंगे, उन सभी देशों को उन नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो उन्हीं नियमों को जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर उनके बारे में बात विचार विमर्श होता है, उनमें संशोधन होता है, नियमों में बदलाव होता है या नए नियम जोड़े जाते हैं, तो वो सब कहाँ किए जाते हैं, वो सब जिन जगहों पर किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग संस्था कहते हैं। जैसे स्कूल आपका एक संस्था है, एजुकेशन मतलब शैक्षिक मतलब जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, शैक्षिक संस्थान है। उसी तरह जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में बात की जाती है, तो उनको हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहते हैं, या इसको हम लोग संगठन भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज दैट कोऑपरेट ऑन कॉमन गोल्स like peace, economic development, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन etc। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा संस्थाएं होती हैं, वो कई राष्ट्रों, कई देशों का समूह होती हैं। ग्रुप मतलब समूह, संघ होती हैं, मतलब जहाँ पर एक से अधिक लोग हो जाते हैं उसको संघ या समूह कहते हैं। वो साथ मिलकर कोऑपरेट करती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल बैठाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी का और आपके घर में कोई अनबन हो गया, तो जो बड़े लोग रहते हैं दोनों घर के, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, अपने घर के छोटे लोगों को समझाते हैं जो झगड़ा करते रहते हैं या जो बात विवाद करते हैं, तो बड़े लोग आकर उसको समझाते हैं, मतलब समझौता करवाते हैं। तो उसी तरह कोऑपरेट मतलब समझौता करवाना या उनमें मतलब संतुलन स्थापित करवाना, उनमें तालमेल बैठाना कि ठीक है, इन बातों पर जो प्रॉब्लम्स है, जिन जिन बातों पर दिक्कत हो रही है या जिन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही, उन बातों पर अच्छे से बैठकर जब अधिक से अधिक देश विचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेट, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब मिलकर काम करना। ऑन कॉमन गोल्स, कॉमन मतलब सामान्य, गोल्स सामान्य लक्ष्य, कॉमन मतलब सामान्य, गोल्स मतलब लक्ष्य। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कॉमन गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि पूरे विश्व में सभी देशों के नागरिकों को भोजन प्राप्त हो, और उनको पीने का साफ पानी प्राप्त हो, रहने के लिए उनको स्थान प्राप्त हो, और उनको सुरक्षा प्रदान हो, उन पर कोई दूसरी मतलब अगर गोरा है तो वो काले का मतलब उसके
खिलाफ कोई आपत्तिजनक कार्य न करे, न उसको आपत्तिजनक शब्द बोले, या कोई गोरा है उसको कोई परेशान न करे, मतलब किसी भी तरीके से, या भाषा के आधार पर, या रंग रूप के आधार पर, या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। यही सब कॉमन गोल्स हैं कि सभी को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चियों को, लड़के लड़कियों सभी को समान अवसर प्राप्त हो। अगर पुरुष काम कर रहा है, उस जितने घंटे स्त्री भी उतने ही घंटे काम कर रही है, तो दोनों को समान वेतन प्राप्त हो। स्कूल में, विद्यालयों में छात्रों को और छात्राओं को समान अधिकार प्राप्त हो। और जैसे कार्यस्थलों पर जहाँ पर कार्य करती हैं महिलाएं और स्त्रियां, पुरुष, वहाँ पर स्त्रियों के साथ शारीरिक शोषण होता है, उन सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, मतलब उनके शरीर के साथ मतलब एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको प्रमोशन देने के नाम पर, लाभ देने के नाम पर, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसे स्कूलों में भी होता है बच्चियों के साथ, जो टीचर्स मार्क्स बढ़ाने के लिए कॉलेजेस में उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। तो ये सभी कॉमन गोल्स होने चाहिए कि इन सभी से आज़ादी हो, सभी को मतलब सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या है। लाइक पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जैसे कि सुरक्षा, शांति, आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक मतलब डेवलपमेंट मतलब आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, तो गांव में सभी लोग जो लोग व्यापारी हैं, तो सबको अपना मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो। जब सभी व्यापारियों को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इससे देश और राष्ट्र या जो भी समाज होगा वो उन्नति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हिंदी में वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको समझाया, थोड़ा और एलाबोरेट करके, मतलब और बढ़ाकर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों या राष्ट्रों के समूह हैं, या मतलब समूह हैं, या आप कह सकते हैं ग्रुप हैं, जो शांति, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे सामान्य लक्ष्यों पर सहयोग करते हैं। पर्यावरण भी सामान्य लक्ष्यों में आता है, कॉमन गोल्स में आता है, क्योंकि अगर पर्यावरण हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर। आज आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन कितना कितना कठिन विषय है। जीवों के अस्तित्व के लिए कितने ही पंछी या जीव जंतु एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से नष्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, हम मनुष्यों की वजह से। क्योंकि हम लोग लग्जरी तो चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने आसपास सफाई नहीं करते। हम लोग बस अपने घर को साफ रखते हैं। जैसे आप पॉलीथीन यूज़ करें, तो आप पॉलीथीन की तरह जैसे बैग्स यूज़ कर सकते हैं जो प्लास्टिक के ना बने हों। जैसे जूट की बोरियां आप यूज़ कर सकते हैं जो पर्यावरण अनुकूल हो। आप अधिक से अधिक प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं पर्यावरण के मतलब प्रदूषण में। तो आप जानवरों पर दया करिए, जानवरों को मत मारिए, आप शाकाहारी बनिए, और आप पेड़ पौधों को लगाइए। तो इससे आप पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सब काम सरकार ही करेगी, तो यह असंभव है, क्योंकि सरकार भी मनुष्यों से ही मिलकर बनी होती है। तो ये आपका मतलब दायित्व तो होना चाहिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं आप अपना एक छोटा सा योगदान दीजिए, क्योंकि एक एक से मिलकर ही हम लोग सब कुछ संभव कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण भी कॉमन गोल्स में आता है। ये सभी सामान्य लक्ष्य हैं जिन पर यूनाइटेड नेशंस काम करता है। यूनाइटेड जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूएन कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, जिसको आप यूएन भी लिख सकते हैं हिंदी में। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल मतलब जब एक देश की सरकार होती है तो वो नेशनल गवर्नमेंट होती है। जब कई देशों की सरकारें आपस में भी बैठकर साथ में मिलकर काम करती हैं विषयों पर, तो उसको हम लोग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945 AD आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस एंड achieve international cooperation in solving global
प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापित किया गया, मतलब उसकी स्थापना की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछता है कि यूएन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब फाउंड किया गया था। तो आप बोलेंगे 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में मतलब बहुत धन की और जन की हानि हुई थी। लोग एकदम जो युद्ध था, जगह जगह जो युद्ध हो रहा था अलग अलग देशों के बीच में संसाधनों को लेकर, अपना मतलब शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर, अपना स्थायित्व किसी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर। तो इससे पूरे विश्व की जनता एकदम परेशान हो चुकी थी, जो आम नागरिक थे। तो इसलिए इस वजह से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को लगभग 50 देश मिलकर एक, मतलब आप कह सकते हैं चार्टर साइन करते हैं। चार्टर मतलब होता है एक तरीके का डॉक्यूमेंट, आप समझ सकते हैं, दस्तावेज समझ सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों के देश भारत का संविधान मतलब संविधान सभा में बनाया गया था, उसको मतलब स्वीकार किया गया था जब संविधान बन गया। तो बनाने से पहले उसमें ढेर सारे लोगों ने मिलकर संविधान सभा में बैठकर अलग अलग विषयों पर बातें की और अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन किया कि हाँ, संविधान में इतने भाग होने चाहिए, इतने अनुच्छेद होने चाहिए, इन इन विषयों पर संविधान में लिखा होना चाहिए कि हाँ, सरकार ऐसे काम करेगी हमारे राष्ट्र के। तो इसी तरह यूएन जो था, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो आप कह सकते हैं जो काउंसिल या जो मेंबर्स थे आप कह सकते हैं, उन्होंने बात किया कई दिनों तक अपने चार्टर पर। जो जैसे हम लोग अपने देश के संविधान मतलब अपने देश के सुप्रीम लॉ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सुप्रीम बुक कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से ही पूरा देश चलता है हम लोगों का। तो उसी तरह जो यूएन है वह किसके आधार पर चलता है, भारत देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कार्य करता है। उसी तरह जो यूएन यूनाइटेड नेशंस है वह किसके आधार पर काम करता है, वह यूएन चार्टर के आधार पर काम करता है। आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस का ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे यूनाइटेड नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं, मतलब रूल बुक समझ सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में डायरी मिलती है, तो आपको स्कूल में जितने भी नियम होते हैं वो डायरी पे लिखी होती है कि आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। तो उसी तरह यूएन चार्टर एक तरीके का बुक या डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं, दस्तावेज या किताब आप समझ सकते हैं, जिसमें कि सभी बातें लिखी गई हैं कि हाँ, यूएन कैसे कार्य करेगा, इनमें सदस्यों के बीच में क्या नियम और क्या प्रबंध किए जाएंगे, किन किन विषयों पर कैसे बातचीत होगी, वोटिंग कैसे होगा, अधिकार कैसे दिया जाएगा, किसको किसको कितने अधिकार होंगे, ये सब यूएन चार्टर में लिखे हुए हैं। आप इसको यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूएन 24 अक्टूबर 1945 एडी को मतलब फाउंड किया जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया परेशान हो जाती है, इतनी मतलब हानि होती है, भूखमरी होती है, क्योंकि जो खेती की भूमि होती है वो एकदम गोले बारूद और बाकी सब चीज़ों से एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है, मतलब बेकार हो जाती है। और सभी तरफ मतलब भूखमरी फैल जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्याओं में आ जाते हैं। कितने लोगों को अपने मतलब अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वार कितना खतरनाक होता है, पूरी दुनिया शामिल हो जाती है युद्ध में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आगे ये बताया गया कि इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति स्थापित की जाए, मतलब पूरे दुनिया में जितने लोग हैं और अलग अलग जाति के, धर्म के, रंग रूप, भाषा के, समुदाय के जितने भी लोग हैं सबके बीच में शांति स्थापित की जाए। उनके जो मतलब मुख्य हैं, सरकारें हैं, या जो जिनकी बातें वो लोग सुनते हैं, उनके मुखियाओं के बीच में राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके बीच में सामंजस्य बैठाया जाए, संतुलन बैठाया जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित किया जा सके।
और सुरक्षा प्रदान किया जा सके कि कहीं पर फिर से युद्ध न हो। अगर युद्ध होने की कहीं संभावना बन रही है तो वहाँ पर जो यूएन है उसके अधिकारी जाएंगे और दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे कि हाँ क्या समस्या है, आप युद्ध क्यों कर रहे हैं, इससे इतनी हानि हो रही है, तो युद्ध को बातचीत के माध्यम से जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सके, जिससे कि विश्व में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी और सुरक्षा भी प्रदान की जा सके वहाँ के नागरिकों को। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस मतलब दोस्ताना व्यवहार अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हो नहीं सकता। मतलब आप इसको कह सकते हैं समानता, मतलब रिश्तों में समानता बनी रहे कि ना आप मेरे ऊपर अधिकार करने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं छोटा रहूं या बड़ा, ना मैं आपके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप समझ सकते हैं इसको, जैसे चाइना है एक बहुत बड़ा देश है, वह हमेशा छोटे छोटे देशों को धमकाता रहता है, उनके जो क्षेत्र हैं उनको कहता है कि यह मेरा है। तो यहाँ पर दादागिरी करता है चाइना अपने आकार के आधार पर। तो यहाँ पर उस समय जो यूएन बना था, यूनाइटेड नेशंस बना था, वह इसीलिए बना था कि कमजोर को जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो परेशान ना करें। लेकिन वर्तमान के समय में जो यूएन है वह अपने कार्य को मतलब पूर्ण रूप से करने में अक्षम दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा करने में असमर्थ हो जा रहा है आज के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में। तो आप समझ सकते हैं ताइवान एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिस पे कि चाइना कहता है कि मेरा भाग है, अधिकार करने की कोशिश करता है, आप देख ही सकते हैं न्यूज़ में। तो यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस मतलब जो राष्ट्र हैं उनके बीच में मतलब समानता का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार स्थापित करने के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, संबंध हो, एंड अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सब लोग अलग अलग देशों के जो लोग हैं, मतलब सरकारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, मतलब आधिकारिक तौर पर जो मतलब विद्वान लोग हैं जो सरकार में हैं, वो लोग सब लोग मिलकर अलग अलग विश्व के मुद्दों पर, समस्याओं पर साथ में मिलकर अपने सुझाव प्रस्तुत करें, उसका हल निकालें। ग्लोबल प्रॉब्लम मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, मतलब पूरे विश्व में जो जो समस्याएं हैं उनको हम लोग ग्लोबल प्रॉब्लम्स या वैश्विक समस्याएं कह सकते हैं। जो यूएन है उसमें 193 मेंबर्स हैं, मतलब 193 कंट्रीज उसकी मतलब मेंबर्स बनी हुई हैं। दो ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, मतलब निरीक्षक देश हैं, और 193 मेंबर्स हैं। यूएन मानता है कि टोटल 195 कंट्रीज इस पूरे दुनिया में हैं यूएन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि 193 मेंबर्स जो हैं वो मतलब उसके मेंबर्स हैं यूएन के, और दो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो 195 हो गया, और तो इस तरह 195 मेंबर्स को यूएन मानता है, मतलब 195 कंट्रीज हैं पूरे विश्व में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे यही लिखा है कि एंड इज अ फोरम फॉर इट्स मेंबर्स टू डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशंस। वही है मतलब कि पूरे विश्व के जब 193 देश पार्ट कर रहे हैं, भाग लिए हुए हैं यूएन में, मतलब उसके मेंबर बने हैं, सदस्य बने हैं, तो उन लोगों को एक मंच मिल जाता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल में सुबह अपने मतलब क्लास टीचर से बात करके एक दिन पहले, अगले दिन सुबह आप असेंबली में कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, या कोई न्यूज़ पास कर सकते हैं अपने पूरे स्कूल को। तो उसी तरह यूएन जो है एक मतलब स्टेज प्रदान करता है, फोरम प्रदान करता है अपने 193 मेंबर्स को कि आप अपने देशों के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पूरे 193 में से कोई एक देश आएगा तो बाकी देशों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकता है कि हाँ आप को ये प्रॉब्लम है, आप बाकी देश इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है इस प्रॉब्लम पे। तो यही है, कॉमन प्रॉब्लम्स पे बात करें और मिलकर एक फाइंड शेयर सॉल्यूशन, मतलब मिलकर हल निकालें कोई अच्छा सा, जिससे कि सभी का फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। हम लोग आगे देखते हैं। Its work includes peacekeeping, human rights, disaster relief, and addressing issues like climate change and poverty as outlined in its founding charter. तो इसके जो कार्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र के हैं, वह है पीस कीपिंग, मतलब
कि शांति स्थापित करना। जैसे कोई विश्व में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर युद्ध मतलब हो सकता है, युद्ध होने की संभावना है। तो युद्ध क्षेत्र में या युद्ध होने की संभावना वाले क्षेत्र में यूएन क्या करता है, यूएन अपनी फोर्स भेजता है, जिसको कि हम लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। शांति मतलब शांति सैनिक आप कह सकते हैं। पीस कीपिंग फोर्स मतलब शांति सेवा प्रदान करने वाले जो भी मतलब सैनिक होते हैं उनको पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं यूएन। और यूएन का पीस कीपिंग फोर्स कैसे बनता है, तो पूरे 193 जितने इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी अपने अपने देशों से कुछ सैनिकों को, कुछ हजार सैनिकों को भेजते हैं या कुछ 100 सैनिकों को भेजते हैं, और इन सभी सैनिकों को मिलाकर ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनती है, जिसमें से भारत भी लगभग 7,000 अपने सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग में भेजा हुआ है इस समय वर्तमान में 2025 में। तो पीस कीपिंग मतलब जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में विश्व के जहाँ युद्ध की संभावना है या युद्ध हो सकने की संभावना है या हो रहा है, वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स यूएन अप्लाई करता है, मतलब लगाता है राहत कार्यों में, लोगों की सेवा में, या वहाँ मतलब दोनों पक्षों के बीच में मतलब युद्ध ना हो, इसलिए पीस कीपिंग अपनी मतलब निरीक्षण करते रहते हैं, नज़रें बनाए रहते हैं और यूएन को समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, मतलब वहाँ का जो हाल है वो उसके बारे में बताते रहते हैं। ह्यूमन राइट्स मतलब जहाँ युद्ध होगा वहाँ पर महिलाओं के साथ शोषण हो सकता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो आमतौर पर महिलाओं को उनके शरीर के हिसाब से मतलब उनको शरीर को एक भोग की वस्तु समझते हैं, जो कि बहुत ही मतलब नीच सोच है, आप कह सकते हैं बहुत नीच या बुरी सोच है। तो इसलिए भी ह्यूमन राइट्स या छोटे बच्चों बच्चियों तक को लोग नहीं छोड़ते, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ते। तो ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने के लिए डिजास्टर रिलीफ, कहीं पर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या ज्वालामुखी फट गया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में या कुछ भी मतलब पर्यावरणीय जहाँ पर मतलब कोई विनाश हो या कोई परेशानी आ जाए, वहाँ पर भी यूएन काम करता है अपने मतलब अपने हेल्प भेजकर। जैसे कि राहत पैकेज अनाउंस कर देता है, मतलब कि आपको इतने मतलब मिलियन या इतने बिलियन डॉलर्स दिए जा रहे हैं, आप अपने देश में फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी मतलब मूलभूत संरचनाएं हैं रहने के लिए या खाने पीने की जो भी वस्तुएं या कपड़े उपड़े जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं, उन सब के लिए यूएन मतलब एक फंड मतलब देता है। और वो फंड उसका कहाँ से आता है, फंड मतलब पैसों का एक आप कह सकते हैं लोन या क्रेडिट देता है। तो वो सभी कहाँ से आते हैं, तो यूएन के 193 मेंबर्स अपने मतलब हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब परसेंटेज शेयर करते हैं, तो यूएन उसी पैसों में से फंड रिलीज करता है। वर्ल्ड में जो भी मतलब काम किए जा रहे हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो उसी सब फंड से होता है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, एंड एड्रेसिंग इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज पर जो भी होता है कई कई देशों में, उस पर भी यूएन मिलकर काम करता है अलग अलग संस्थाओं के साथ। जैसे आपने IUCN सुना होगा, तो यह भी क्लाइमेट चेंज के विषय पर काम करती है। इसके बारे में हम लोग कभी और जानेंगे। यह यूएन मतलब यूएन की ही बॉडी है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, और गरीबी पर मतलब कई कई देश बहुत गरीब हैं। जैसे आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं, कई देश ऐसे हैं जो कि खनिज संपन्न हैं, बहुत समृद्ध हैं, लेकिन वहाँ पर सरकारें मतलब इतनी मतलब आप कह सकते हैं ग्रीडी या बहुत भ्रष्ट सरकारें हैं, या कॉलोनियल पावर्स ने उनको सही से उनके पोटेंशियल के हिसाब से क्षमता के हिसाब से उनको ग्रो नहीं करने दिया, उनको मतलब समृद्ध नहीं होने दिया। तो इसलिए वहाँ के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं, एज आउटलाइंड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। जैसा कि इसके चार्टर मतलब आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट में, जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब हाईलाइटेड हैं, ये सब पॉइंट्स मेंशन है कि ये सभी चीज़ों पर यूएन काम करेगा, मतलब वैश्विक गरीबी पर, वैश्विक भुखमरी पर, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, और जो युद्ध है इन सभी विषयों पर, या क्लाइमेट चेंज पर, इन सभी विषयों पर, डिजास्टर्स पर जो हम लोगों का यूएन है वो मिलकर काम करेगा, सभी मतलब उसके मेंबर्स जितने भी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, द यूएन चार्टर साइंड ऑन 26 June 1945 is the founding document that establishes the purposes and principles of the organization। मैंने आपको बताया कि जो यूएन चार्टर है 26 जून 1945 को साइन हुआ था,
वो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है यूएन का। उसी में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसी के अनुसार यूएन काम करता है, और उसके उद्देश्य लिखे हुए हैं और उसके मतलब प्रिंसिपल्स, मतलब आप समझ सकते हैं उनके जो भी पालन करने के नियम हैं या कायदे कानून विधि हैं वो सभी लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। तो जैसे कोई भी संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसका एक हेड क्वार्टर होता है। जैसे कोई पूछे आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आपके स्कूल को कोई पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस विद्यालय में, तो आप बताएंगे कि हाँ मैं इस गांव में, इस शहर के इस गांव में या इस ज़िले में, या जो विद्यालय यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप लोकेशन बताएंगे, वहाँ की स्थिति बताएंगे। वैसे ही जो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर को हिंदी में मुख्यालय कहते हैं या मुख्य भूमि। तो उसका जो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो 750 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ ईस्ट रिवर, यूएसए में स्थित है। मैनहट्टन एक आइलैंड है जो कि ईस्ट रिवर के किनारे पर, बैंक्स पर स्थित है। और ये जो यूएस में है, मैनहट्टन आइलैंड यूएस का है, लेकिन यूएस और यूएस गवर्नमेंट और यूएन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि जहाँ पर भी यूएन की बॉडी होगी वह मतलब यहाँ मैनहट्टन में जो ये आप यूएन है वह यूएस, ये जितनी भी ज़मीन होगी जिसमें कि यूएन फैला हुआ है मैनहट्टन आइलैंड पे, वह यूएस की ज़मीन नहीं मानी जाएगी, वह यूएन की मानी जाएगी। तो इसलिए इस भूभाग पर, इस क्षेत्र पर यूएस सरकार का, यूएस गवर्नमेंट का कोई भी कानून लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर यूएन का लागू होगा। तो आप समझिएगा कि इतना जो क्षेत्र होगा यूएस का होते हुए भी यूएस का नहीं है, यह यूएन का है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर होता है वहीं से सभी फैसले लिए जाते हैं। जैसे हम लोगों के देश भारत में सभी फैसले केंद्र स्तर पर दिल्ली से लिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही हम लोगों का पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट तो है ही, अब हम लोगों का न्यू पार्लियामेंट भी बन गया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं यूएन के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। जैसे आपके विद्यालय में आपको हिंदी पढ़ाया जाता होगा, अंग्रेजी पढ़ाया जाता होगा। तो ज़्यादातर इंडिया में, भारत में अधिकतर लोग आपको इंग्लिश पढ़ाने के पीछे पड़े रहते हैं कि इंग्लिश सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पहले अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हाँ आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकतर जितने भी कार्य हैं या मतलब कार्यालय के जितने भी कार्य हैं वो अधिकतर अंग्रेजी में ही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, इससे आप विश्व से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा को भूलकर या अपनी भाषा को बहुत ही छोटी मोटी समझकर, तुच्छ समझकर उस पर मतलब उस पर लजाना या शर्माना, ये बहुत ही मतलब बुरी बात है। तो अपने भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और नई चीज़ें सीखती रहिए, यही हम भारतीयों का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवा सकें। तो जो यूएन है उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें यूएन के डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रिंट होंगे या यूएन में काम होगा जिन भाषाओं पर, मतलब जिन भाषाओं में, तो वो भाषाएं हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। यहाँ पर हिंदी को भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर परमानेंट सीट भी मिलना चाहिए यूएनएससी में, और यहाँ पर हम लोगों की हिंदी भाषा को भी शामिल करना चाहिए। और भाषाओं को भी मैं बहुत मतलब महत्व देता हूँ। जैसे मैं खुद ही कोशिश करता हूँ संस्कृत मतलब मैं बोल पाता हूँ, और मतलब मैं पढ़ भी पाता हूँ, और मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी और भोजपुरी, मैथिली, सिंधी, इन सभी भाषाओं को भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सभी भाषाओं को, अपने राष्ट्र की सभी भाषाएं हैं, हम लोग एक हैं। लेकिन यहाँ के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं, आप अपने दिमाग का, अपने विवेक का प्रयोग करिए कि हम लोगों को अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, ना कि इन नेताओं को मतलब माला माल करना है। तो उनके बहकावे में आप मत आइए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपने राष्ट्र को मतलब अच्छे तरीके से विश्व के सामने प्रदर्शित करते रहिए, मतलब अपने मातृभूमि को सबसे बेहतर मतलब प्रदर्शित करिए। अपने मतलब भूमि को, राष्ट्र भूमि को, मातृभूमि को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो हम लोग आगे देखते हैं जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो मूलभूत मिशन मतलब कार्य हैं या लक्ष्य हैं, वह है कि
पूरे दुनिया में मतलब इंटरनेशनल शांति, पूरे दुनिया में मतलब शांति समझौता स्थापित करवाना, शांति बनाए रखना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना। और इसके जो अन्य कार्य हैं, अदर वर्क्स हैं, अन्य कार्य क्षेत्र हैं, अदर एरियाज ऑफ वर्क्स हैं, जिनमें मतलब जिन जिन क्षेत्रों में यह काम करता है वह है मानव अधिकार को मतलब सुरक्षित रखना या मानव अधिकार को सुरक्षा प्रदान करना। वही मतलब कि महिलाओं के साथ शोषण ना हो, बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, बच्चियों के साथ भेदभाव ना हो, और कोई अपने पद का दुरुपयोग ना करे, स्त्रियों के साथ शोषण ना हो, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ धर्म आदि के आधार पर, ऊंच नीच, जात पात, इन सभी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो यही सब ह्यूमन राइट्स है। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसे विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें कि पर्यावरण को कम से कम या बिल्कुल ही न के बराबर हानि हो और अधिक से अधिक लाभ हो, और जिससे कि पर्यावरण को भी लाभ हो और मानव जगत को भी लाभ हो, जीव जंतु को भी लाभ हो। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नदी गंदी है तो नदी को साफ हम लोग करेंगे तो जो मानव है, मानव को पीने का साफ पानी मिलेगा, और फिर नदी जब साफ हो जाएगी तो नदी में जीव जंतु भी मतलब वहाँ मतलब विकसित होंगे, जो जीव रहेंगे उनको भी भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब उनका भी इकोसिस्टम मतलब एकदम स्वच्छ हो जाएगा, और उनका जो पॉपुलेशन होगा वह भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि हम लोगों को ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो एक साइकिल होता है, सब एक अपनी अपनी साइकिल में अपना योगदान देते रहते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, उसमें भी मदद मिलेगा। ह्यूमंस को भी साफ सुथरा पानी मिलेगा पीने को, और जो यहाँ पर प्लांट्स ट्रीज होंगे या वेजिटेबल्स उगेंगे वह भी एकदम फ्रेश होंगे। तो इससे हम लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि ऐसा विकास करें, मतलब ऐसी आर्थिक तरक्की समृद्धि हम लोग हासिल करें जिसमें कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो या न के बराबर नुकसान हो और सबको लाभ ही लाभ हो। एंड प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब मानव को मतलब हम लोग राहत प्रदान करें, मतलब जैसे कहीं युद्ध हो रहा है, जैसे आप सूडान का नाम हमेशा सुनते होंगे। इस समय सूडान में देखिए जितने भी मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं मतलब इस्लामिक आतंकवादी हैं, उन्होंने लगभग लगभग 1 लाख से अधिक क्रिश्चियंस को वहाँ के घरों से निकाल निकाल कर मार दिया। अभी कुछ ही दिनों में, केवल 1 या 2 दिनों में इतने क्रिश्चियंस को उन्होंने मार दिया। आप समझ सकते हैं वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या दशा होगी। वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं, जो वीमेंस हैं, उनके साथ वो सभी टेररिस्ट रेप्स कर रहे हैं, छोटी बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सभी को घर में घुस घुस कर शूट कर दे रहे हैं, जितने भी मेल्स हैं, और फीमेल्स के साथ वो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वहाँ की जैसा क्या है। ह्यूमैनिटेरियन एड ऐसा ही होता है, आप समझ सकते हैं इसको मानवीय सहायता। जैसे कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है अभी, या मतलब जो मतलब आतंकी हैं वह सब निर्दोष लोगों को मार रहे हैं धर्म के आधार पर, जो कि बिल्कुल भी झूठ है। तो आप जब वहाँ पर मतलब दूसरे शक्तिशाली देश अपने सैनिकों को भेजते हैं, तो जब वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में किया जाता है तो फिर उन सैनिकों के माध्यम से यूएन या जो अदर दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस है वो सभी खाने की वस्तुएं, पहनने के लिए कपड़े, साफ सुथरी मतलब पीने के लिए पानी, और उसके बाद दवाइयाँ, मतलब ये सभी जो सुविधा प्रदान करते हैं उसी को हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड मानवीय के लिए सहायता कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यूएन कैसे बना हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कैसे किन चीज़ों से मिलकर बनी है उसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब कैसे वो काम करती है। जैसे हम लोगों के पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो 3 बॉडी मतलब आप कह सकते हैं हम लोगों के पार्लियामेंट 3 बॉडी से मिलकर बनी है। तो स्ट्रक्चर मतलब उसमें क्या क्या फंक्शंस मतलब कैसे कैसे काम करते हैं आप यही सब समझ सकते हैं। द यूएन सिस्टम इंक्लूड्स वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंड्स एंड प्रोग्राम्स ईच विच इट्स ओन एरिया ऑफ वर्क। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका एक स्कूल है, स्कूल में एलकेजी होगा, यूकेजी 1 2 3 4 5। तो एलकेजी के बच्चों का सिलेबस अलग होगा, वो अपना ही सिलेबस पढ़ेंगे, इनके टीचर्स भी अलग होंगे, 2 के अलग होंगे, 4 5 के अलग होंगे, हर क्लास के क्लास टीचर अलग होंगे, हर क्लास का सिलेबस अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा, कंटेंट अलग होगा।
उसी तरह यूएन को आप मान लीजिए एक स्कूल है, यूएन में ये सभी क्लासेज हैं, मतलब अलग अलग क्लासेज अलग अलग प्रोग्राम्स पे काम कर रही हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग पैसे मतलब फंड रिलीज किए जा रहे हैं, जो मेंबर्स के द्वारा कलेक्ट मतलब सबमिट किए जाते हैं या कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अलग अलग एजेंसीज मतलब आप समझ सकते हैं क्लास टीचर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि अलग अलग एजेंसीज उनको मॉनिटर कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो यूएन आप समझ सकते हैं एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया में शांति और सुरक्षा और बहुत अन्य विषयों पर काम करता है, जैसे कि मानव अधिकार, स्त्रियों को मतलब कार्यस्थल पर मतलब बेहतर परिस्थिति प्रदान करवाना और मानवीय सहायता प्रदान करवाना। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं की बॉडीज, यूएन की बॉडीज कितनी है। तो जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते होंगे, वाइस प्रिंसिपल, फिर क्लास टीचर्स होते हैं, उसके बाद तो मॉनिटर्स आ जाते हैं स्कूल के। तो की बॉडीज मतलब जो मुख्य संस्थाएं हैं या मुख्य जो अंग हैं या भाग हैं यूएन के, वह हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज इंक्लूड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हम लोग यूएनएससी भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, जैसा कि इसका नाम ही है सिक्योरिटी, तो पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी होगी वहाँ पर तो पीस ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, तो इसलिए पीस एंड सिक्योरिटी है, शांति और सुरक्षा। एंड द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएनजीए कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये है यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, जनरल असेंबली मतलब महासभा, मतलब जहाँ पर पूरे जितने भी मेंबर्स हैं 193 और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स, वह सभी मिलकर बैठ कर किसी भी टॉपिक पर जब आम बातें करते हैं कि हाँ ये बातें अगले मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इन विषयों पर, तो वही यूएन जनरल असेंबली में ये सभी डिसाइड होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको सब कुछ बताया वही सब कुछ हिंदी में लिखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही है जो मैंने आपको हिंदी में बताया, बाकी ये सभी तो मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया है। सो हम लोगों ने अपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, जो कि मैं अपने मोबाइल से ही सभी काम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो अपने वीडियो बनाऊँ वह बहुत ही मतलब सटीक तरीके से बनाऊँ, जिससे कि आपको कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत ना हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, अर्थात मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।